हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग का जो एक अभियान चल रहा है यूपीपी पुलिस वाला, पिछले बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत बच्चे सिलेक्शन पाए और बहुत से बच्चे जो रुक गए हैं 2-4 नंबर से, उन लोगों को देखते हुए हम लोगों ने बैच कल से प्रारंभ हो गया है, नया बैच। और टारगेट है कि इस बार जो बच्चे चूक गए हैं वो अब न चूके और वो दिन रात अब लग जाएं। कारण ये है, वैकेंसी आ चुकी है, आप लोग देख ही रहे हैं, ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। और देखो, समय का ये न सोचो कि समय बहुत है, समय के इंतजार आ रहे भर जाएगा तब हम करेंगे, ऐसा नहीं। जो लोग निरंतर लगे हुए हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। बाद में सिर्फ पछतावा रहता है, उन्हें कह रहे हम टाइम से क्यों नहीं किए, थोड़ा और पहले कर देते, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता। तो आपको अगर सफलता पानी है तो अब आप लोग दिन रात एक करिए और ज़रूर ये खाकी वर्दी ले ले, इस बार चूके नहीं। जो लोग एसआई की तैयारी करते हैं, जो दोनों पेपर दे रहे हों, यूपीपी दे रहे हैं, एसआई दे रहे हैं, तो एसआई का भी बैच हम लोग बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। और जहाँ से लोगों को ज़्यादा समस्या होती है मूल विधि, वहीं से ये टॉपिक स्टार्ट होगा, जल्दी होगा। 1 तारीख से वो भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। यूपीपी का बैच स्टार्ट हो चुका है। और कारण ये है कि आप लोग अपने जितने इष्ट मित्र, जो भी नाते रिश्तेदार हों, सबके पास ये खबर पहुंचा दो कि एन.के.एस. लर्निंग कैंपस एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे बच्चों को वास्तव में जुड़ने के बाद खुद एहसास होता है कि नहीं, जो सर कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है। और हमारा लोगों का प्रयास है कि वास्तव में इतना अच्छा किया जाए कि इस बार जो भी सिलेक्शन 2-4 नंबर से रुके हैं वो बिल्कुल फाइनल करें, ठीक है। और नए लोग जो हों वो भी लोग दिन रात एक करिए भाई, और इस बार सफलता ज़रूर हासिल करिए, घर वालों का अपना सपना पूरा करिए। तो आज हम चर्चा करेंगे जीएस की। और ये जीएस में मतलब कि संपूर्ण जीएस का हम कहेंगे कि इसमें सब चीज़ हम बताएंगे, कैसे कैसे आपको चलना है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं उसको भी बताएंगे। तो हम लोग जीएस की चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सूचना पहुंचाना और लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है। तो आप लोग अपना फर्ज भी ध्यान रखते हुए आगे करिए, ठीक है। देखो, इसमें है क्या कि ये तो सब यही है, पोस्टें कितनी हैं ये सब हम बता चुके हैं। जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जनरल हिंदी है, तो ये सारी चीज़ें तो बता ही दिए गए हैं, है ना। हम लोग चर्चा कर चुके। कुल मिला के आज हम लोग चर्चा करें जीएस की। तो जीएस वाला हम लोग का टॉपिक है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जीएस वाले पोर्शन को आज देखा जाए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अब जीएस स्टार्ट की जाए। तो जीएस में देखो, जीएस में हमें कैसे पढ़ना है। जैसे कि हिस्ट्री को पढ़ना है, बहुत मोटा है। देखो, हिस्ट्री को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ठीक। पॉलिटी पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, और इसके बाद आपको वो कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम देखो, हिस्ट्री के बाद आपको जनसंख्या नगरीकरण, देखो यूपी की पढ़नी है जनसंख्या नगरीकरण, और नंबर 2 पे किसको पढ़ना है, भारत की जनसंख्या नगरीकरण, इंडिया की, ठीक है। तो ये देखो, इतना आपको करना है, सब नहीं देखना है। यूपी की ज़्यादा फोकस करना है, इंडिया भारत की, ठीक है। तो अभी हम लोग चूँकि
कुछ कुछ पोर्शन लेके चलेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे। है तो जीएस का बहुत विराट सिलेबस, लेकिन यूपीपी में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाए, जैसा पूछा जाएगा वही मुझे बताना है, ठीक है। जैसे कि अब हिस्ट्री में देखो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में हमने पहले आपको बताया था कि हिस्ट्री जब उठाना तो देखो पढ़ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन पढ़ना सब कुछ है हिस्ट्री में। जैसे कि आप मॉडर्न इतिहास से ज़्यादा पढ़ना, लेकिन आप प्राचीन इतिहास को भी देखना है, ठीक है। जैसे प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ याद रखना कि प्राचीन इतिहास में आपको देखो ध्यान देना कि सिंध घाटी सप्ताह से क्वेश्चन उठते हैं, सिंध घाटी सप्ताह। और इसके पहले प्रयाग ऐतिहासिक से आप लोगों को कब पूछा जाता है, लेकिन हम बताएंगे, प्रयाग ऐतिहासिक से भी बताएंगे, ये प्रयाग ऐतिहासिक से भी बता देंगे, ठीक है। तो सिंध घाटी सप्ताह। अब इसके बाद हमें वैदिक काल देखना है, वैदिक काल देखना है। और वैदिक काल के बाद हमें क्या देखना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक, बौद्ध धर्म जैन धर्म भी देखना है। इसके बाद 16 महाजनपद, एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है यहाँ से, 16 महाजनपद ये भी हमें देखना है। इसके बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश। देखो गुप्त वंश मौर्य वंश, अब यहाँ मौर्योत्तर वंश से एक आध क्वेश्चन बनेगा, वो भी हम बताएंगे। ये सब इतना आपको यहाँ पर देखना है। और इसके बाद जो अभी हमने पेपर जो करा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास से, तो मध्यकालीन इतिहास में हमें 712 से चलना है। कहाँ से चलना है, 712 से, 712 से चलिए आप। फिर इसके बाद 712 में यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम से हमें लोगों को चलना है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम से फिर 1200, देखो ध्यान देना इसमें कि मोहम्मद बिन कासिम से जब चलेंगे तो 1526 तक हमें पढ़ना है। ये क्या दिल्ली सल्तनत काल हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद 1526 से 1857 तक, तो ये पूरा मुगल काल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मुगल काल में यानी कि पतन तक, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे वही हमें बताना है, पतन तक, ठीक। अब इसके बाद हमें लोगों मॉडर्न इतिहास में देखो, मॉडर्न इतिहास में हमें जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से बहुत प्रश्न आएंगे, ठीक है। बाद में इसमें कांग्रेस देखो कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन, इसके विषय में हमें पूरा जानकारी देना है। इसके बाद 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के विषय में बताना है, ठीक है। और जितने आंदोलन हुए हैं, यानी कि चाहे वो किसान से संबंधित हो या कुछ ऐसे आंदोलन थे जो आदिवासियों जनजातियों के जो आंदोलन हुए उनको भी बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो खासी विद्रोह कब हुआ, गारो कब हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी सब बताएंगे, पूछा जाता है ये, ठीक है। तो उनको भी बताना है। इसके बाद कुछ धार्मिक आंदोलन आधुनिक काल में भी है। अब धार्मिक आंदोलन जैसे कौन हो गया, जैसे ब्रह्म समाज, उसकी क्या भूमिका रही, ठीक है। तो ब्रह्म समाज का पूरा बताएंगे। दयानंद सरस्वती, उनके विषय में पूरा बताएंगे। स्वामी सहजानंद, उनके विषय में बताएंगे। और देखो विवेकानंद तो 100% वहाँ से प्रश्न आता ही है। राजा राम मोहन राय, यहाँ से आना ही आना है, ठीक है। दयानंद सरस्वती, यहाँ से आना ही आना प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो पोर्शन हमें पहले देखना है। जितने समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं उनसे भी है, हमें सब बताने हैं, ठीक है। तो कारण ये 1857 की क्रांति वहाँ से तो निश्चित आएगा, क्योंकि ये पेपर जो है इस टाइप का बनाया ही आएगा कि चूँकि हम लोगों को क्या पढ़ाना है इसमें
चूँकि जितने आंदोलन हुए हैं और ये परीक्षा पुलिस की होने जा रही है, जैसे 1857 की क्रांति 100% वहाँ से क्वेश्चन आता पुलिस वाले में, कोई भी देख लीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी इतिहास में। इसके बाद हम लोग अभी इतिहास में और चीज़ें बताएंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जैसे कि भारतीय राज व्यवस्था। अब भारतीय राज व्यवस्था में जैसे भारतीय संविधान के स्रोत हैं, तो स्रोत जब भारतीय संविधान बना तो कहाँ से क्या चीज़ हमने लोगों ने ग्रहण की है, तो ये भी चीज़ें पूछी जाती हैं, अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि अभी पिछले बार पूछा गया, जैसे कि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, ठीक है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना और संवर्ती सूची ली गई है, तो ये भी पूछा गया। तो जहाँ से जो चीज़ें ली गई हैं ये भी इनका अपना एक महत्व होता है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। हमारे यहाँ देखो मूल कर्तव्य का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते। मूल कर्तव्य, वास्तव में मूल कर्तव्य कितने थे, तो पहले जो थे मूल कर्तव्य 10 थे, बाद में 11 हो जाते हैं। तो मूल कर्तव्य से प्रश्न 100% वहाँ से भी रहता है। नीति निर्देशक तत्व तो यहाँ से रहता ही है। मौलिक अधिकार वहाँ से भी प्रश्न रहता है। तो जैसे जैसे प्रश्न रहते हैं वैसे वैसे आपको करना है और मेहनत करिए, और इस बार जरूर सफलता लीजिए, समझ गए। और इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ जान लेना, कोई चूक नहीं होनी है और 100% सफलता लेनी है आप लोगों को है। और हम लोग चूँकि इतना अच्छा खुद ही कराएंगे कि यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ईमानदारी से आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे पूछा जाता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, भाग वाली कई बार चर्चा हुई, भाग कितने हैं, तो 22 भाग हो गए। अब 22 भाग में तुम्हें भाग का याद रखो कि किस में कौन कितना आर्टिकल सुनो। जैसे 1 से 4 पूछा जाता, किस भाग में आएगा, तो भाग 1 में आएगा। 1 से 4 यानी कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर नागरिकता यानी कि 5 से 11 जो है ये नागरिकता आ जाएगी। 5 से 11 क्या आ जाएगी, नागरिकता आ जाएगी। तो ये भी पूछा जाएगा। तो नागरिकता में यानी कि इसको बताया जाएगा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके पहले कुछ लोग कहाँ चले गए, कुछ लोग चले गए पाकिस्तान चले, कुछ पाकिस्तान के यहाँ आ गए। तो उसके विषय में सब बताएंगे कि आर्टिकल 8 क्या है, आर्टिकल 9 क्या है, आर्टिकल 10 क्या है ना, ये सब बताया जाएगा। आर्टिकल 7 क्या है, सारी चीज़ें ये हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मूल अधिकार, तो मूल अधिकार ये बहुत पूछा जाता है। तो मूल अधिकार में क्या है कि 12 से 35 तक मूल अधिकार की चर्चा होती है। तो मूल अधिकार के विषय में मैं पूरी चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार में क्या क्या हुआ। जैसे कि 21 का ये कब जोड़ा गया है ना, तो मूल अधिकार में बड़ी भूमिका रही है। और कारण ये वास्तव में मूल अधिकार से यानी कि जो चीज़ें मिली हैं वो सब एक एक चीज़ बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो मूल अधिकार में हमें लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि अनुच्छेद 17 क्या है, 18 क्या है। पहले देखो छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वास्तव में जो संविधान में ऐसी चीज़ें, जब अम्बेडकर ने जो संविधान बना ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई हैं जिससे कि अब कोई अगर ऐसा करता है तो ये गैर कानूनी है, ठीक है। उसका क्या है, दंड का प्रावधान है। 17 में देखो दे दिया, छुआछूत वाला दिया। 18 उपाधियाँ जो थी खत्म हो गया अब, है ना। 21 में शिक्षा का भी देखो वहाँ भी दे दिया गया 21 का में। तो ये चीज़ें हैं कि किस में क्या जोड़ा गया है, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर इसके भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वास्तव में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए। तो नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने हैं, तो ये बीच के आर्टिकल्स आपको पढ़ना है 36 से 51, यानी कि 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और नीति निर्देशक तत्व में हमें क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ बताना है, ठीक है। जैसे पंचायती राज देखो वहाँ भी है, आर्टिकल 40 में है, तो ये भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे मूल कर्तव्य 51 का में दिए गए हैं। अब मूल कर्तव्य पूछ दिया था किस भाग में है, तो भाग 4 का है। 4 में नीति निर्देशक तत्व हो गए और 4 का आ जाए तब क्या लगाएंगे, तो मूल कर्तव्य लगा देंगे, ठीक है। भाग 5 क्या है, संघ। तो संघ क्या है हमारा, तो संघ के विषय में पूरा बताएंगे कि संघ क्या है, राज्य क्या है, संघ क्या है, तो इसके विषय में पूरा बताया जाएगा, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है।
तो अपना कितने स्टेट हैं, क्या हुआ, जैसे 16 महाजनपद में आपने पढ़ा होगा कि मात्र 16 ही थे, बाद में कितने 28 हो गए, 7 केंद्र शासित हो गए। तो ये सब चीज़ें पहले 25 थे फिर बड़े, तो इस तरीके सब ये बताया जाएगा। जैसे 3 जो बने थे आपको हमने ये पहले बताया था कि 1, 9, 15 डेट याद रखना कि 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ बना था और 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था। 15 को हमारा क्या बना, 15 नवंबर 2000 क्या बना था, तो झारखंड बना था। सबसे बाद में झारखंड बना था, ठीक है। लेकिन आज उत्तराखंड जब अलग हुआ यूपी से, तब भी यूपी तो पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है कि नहीं? ये तो है ना कि अलग हो गया तो भाई वो पॉपुलेशन में घट गया हो। हाँ, लेकिन परिवर्तन हुआ, कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ। बिहार पहले पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे था, आज तीसरे नंबर पर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताएंगे कि भारत आज वास्तव में पॉपुलेशन में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया, चाइना को भी पीछे कर दिया। आज भारत देखो पॉपुलेशन नंबर 1 पर कौन हो गया? भारत हो गया। दूसरे पर कौन हो गया? चीन हो गया, ठीक है। अब दूसरे पर चीन हो गया तो तीसरे पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे पर कौन है? तो इंडोनेशिया है। 5वें पर अगर देखा जाए तो अपना उत्तर प्रदेश आ गया है, ठीक है। तो ये चीज है। आज भारत वास्तव में देखा जाए जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या मतलब क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो 7वें में है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व जब पढ़ाएंगे तो उसको भी बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ गया अपने यहाँ, तो वो भी बताना है। फिर इसके बाद 7 में क्या है कि इसमें संविधान संशोधन की बात हुई तो 7वां में अनुसूची भाग यहाँ पे अलग अलग किए गए। भाग का में कौन रखा जाएगा, खा में कौन रखा है, गा में कौन रखा जाएगा, ये चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है। तो संघ राज्य क्षेत्र यहाँ से भी पूछा जाता है। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो आर्टिकल 239 से 242 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? 239 से 242 जब आएगा तो तुरंत पकड़ लेना कि भाग ये किसमें कहा गया? 8 में। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। अब 243 से 243 खा और 243 ड़ा, इतना आएगा पंचायती राज। अब देखो पंचायती राज की बात करेंगे तो पंचायती राज जो हुआ था कि वास्तव में पंचायती राज का सबसे पहले श्री गणेश कहाँ हुआ? तो राजस्थान से हुआ था। जवाहरलाल नेहरू बताए थे हम आपको। तो पंचायती राज का हो गया था। पंचायती राज को दर्जा मिला, वो किस आर्टिकल में, वो किस संविधान सूची में जोड़ा गया था? कौन सी सूची है? तो ये भी हमने बताया था कि 11 और 12 याद रखना। तो 11वीं जो है वो ग्राम पंचायत से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये सब अनुसूचियां जो हैं ये बहुत जरूरी है। अनुसूची में देखो कैसे है अनुसूची कि पंचायती राज 11 हो गया और बाहर जो नगरी पंचायत का, नगर पंचायत का, वो 12वीं हो जाएगी। अब ये पूछा जाता है कि ये 2 अनुसूचियां जो जोड़ी गई किसके समय जोड़ी गई, कौन पीएम था? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो उनके समय 92 में ये बनी थी 2, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो कारण ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भाषा पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है, वो भी आपको देखना है। दल बदल वाला वो भी देखना, अभी वो भी बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गए। अब भाग देखो 9 का नगर पालिका हो जाएंगे। 9 में देखो 9 अगर आए तो पंचायती आ जाएगा और 9 का आ जाएगा तो नगर पालिका वाला आ जाएगा। 10 में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का क्षेत्र पूछा जाता है, उनके विषय में अनुसूचित जनजात के विषय में चर्चा हुई है। 11 में क्या हो? संघ और राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्यों का क्षेत्र, ये बहुत पूछा जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। 12 में वित्तीय संपत्ति यानी वित्त आयोग, जो भाग 12 में वित्त आयोग की बात करता है, ठीक है, 264 से 300। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य व्यापार की बात करता है, तो ये भी बहुत पूछा जाता है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके विषय में पूछा जाता है, ठीक है। तो भाग बहुत जरूरी है। भाग 14 का में अधिग्रहण है, तो 323 से 323 खा तक ये पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा गया है, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन, देखो निर्वाचन बहुत पूछा जाता है और निर्वाचन से 100% 324 से 329 तक भारत में एक निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते, 3 अन्य होते हैं। तो इनका कार्यकाल पूछा जाता है, इनकी क्या भूमिका होती है, तो ये सारी चीजें आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। जब इसको पढ़ाएंगे तो इसको हम सब बताया जाएगा।
भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध किया गया, कुछ वर्ग विशेष होते हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे 16 में। 17 में राजभाषा हो जाएगा। देखो राजभाषा से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो राजभाषा से ये हो जाएगा भाषा पर आधार। 18 में अपात उपबंध। देखो अपात उपबंध में हमने आपको पहले बताया था 352, 356, 360। देखो 352, 356 अपात उपबंध। देखो अपात उपबंध से भी प्रश्न बनता है, तो यहां पर 300 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, देखो ये बहुत पूछा जाता है। तो ये जो है तुम्हारा वित्तीय अपात हो जाएगा, नहीं राष्ट्रीय, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा राष्ट्रीय अपात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय अपात हो जाएगा, इसको ध्यान देना, राष्ट्रीय अपात, ये आपका राष्ट्रीय अपात हो जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्र शासन हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन। और ये क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। देखो अब यहां पर याद रखना कि थोड़ा इसका बड़ा करें। अब यहां पर देखो राष्ट्रीय आपात, ये 3 बार लगा है, कितने बार लगा है, 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन ये करीब 125-26 बार अभी मणिपुर में हाल में लगा है। कहां पर लगा है, तो मणिपुर। अब देखो राष्ट्रपति शासन के विषय में अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक बार कहां पर लगा है, तो मणिपुर में लगा। सबसे अधिक बार कहां लगा, तो मणिपुर में लगा है। और मणिपुर के बाद कौन पर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक, ये चीज। और जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कहां लगा, जम्मू कश्मीर में लगा, ठीक। अब देखो ये चीजें याद रखना कि कहां पर लगा है पहले, तो ये चीज याद रखना। पंजाब में देखा होगा, पंजाब में काफी समय तक रहा था, तो इसके विषय में जब पढ़ाया जाएगा तो पूरा विधिवत बताया। वित्तीय आपात, देखो वित्तीय आपात जो है अभी तक नहीं लगा है, ये चीज याद रखना, अभी तक वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, ये चीज याद रखना। तो ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद आप लोग जानते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग सारी चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि ये आपात उपबंध। और ये चीज याद रखना कि ये भाग किस, भाग जरूर याद रखना कि भाग ये 18 में कही गई बात है, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। इसके बाद भाग 19 में तो प्रकीर्ण, यानी कि 19 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 में देखो क्या है, संविधान संशोधन। तो भाग 20 इंपॉर्टेंट है, ये है संविधान संशोधन की बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है। तो अनुच्छेद 368 की बात है, अनुच्छेद 368, तो ये चीज याद रखना, 368 ये संविधान संशोधन की बात है। तो ये तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी पूछा गया है। और इसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया है, तो ये भी बहुत कम पूछा जाता है। भाग 22 ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में, बाद में इसमें कुछ निरस्त किए गए थे, नाम परिवर्तन हुए, तो ये भाषाई के आधार पर कुछ किया गया परिवर्तन, वो हो जाएगा। तो ये चीजें, इसमें सब भाग नहीं पढ़ना है, जो मुख्य भाग है वो पढ़ना है, वो सब हम बताएंगे जब नोट कराएंगे, तो वो सारी चीजें हम बताएंगे। अब देखो अनुसूची है, अनुसूची में आपको क्या करना है, देखो कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां कितनी है, कितनी है, तो तुरंत लगा देना 12, ठीक। अब यहां पर देखो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ज्यादातर आपने देखा होगा पहली, दूसरी, तीसरी ये ज्यादा पूछी गई हैं। फिर इसके बाद 9वीं, ये यहाँ से, ये के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये ज़्यादा पूछी गई हैं, ठीक है। तो जहाँ से पूछा जा रहा है उसको ज़्यादा फोकस करिए, ठीक।
तो देखो सब चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज वास्तव में सिलेक्शन पाना है तो ये चीज़ें आप लोग पहले निर्धारित कर लो कि समुद्र से मोती निकालने वाला काम है, बहुत ब्रॉड होता है सिलेबस, उससे हमें वो चीज़ें निकालनी है जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि अनुसूची पहली में क्या दिया दिया गया, राज्य और संघ क्षेत्र। यहाँ पर क्या दिया गया है, राज्य और संघ क्षेत्र, ध्यान देना, राज्य और संघ क्षेत्र। तो भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, देखो ये चीज हो गया। दूसरी वाली अनुसूची इस वजह से पूछी गई है क्योंकि इसमें जो है यानी कि इसमें क्या दिया गया, भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल के सबका उपबंध किया गया है। ठीक है, इसमें सबका उपबंध किया गया है और वेतन भत्ते की बात की गई है। ठीक है, दूसरे में यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति है सभी किया गया है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है ना, उपराज्यपाल है, फिर यहाँ पर और जितने भी उच्च क्लास के जो लोग हैं जैसे पीएम वगैरह, ये सब संघ मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर यानी सांसद लोगों का सबके वेतन भत्ते यानी कि सबकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनकी सबकी चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है, सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। देखो ध्यान देना, यहाँ पर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, और कौन, महान्यायवादी, महान्यायवादी। देखो एक चीज याद रखना, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये आर्टिकल किस में आता है, 148, ये बहुत पूछा जाता है। और ये जो है महान्यायवादी किस में आएगा, तो ये 76 आर्टिकल में आएगा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी दोनों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसमें यह पूछा जाता है किसको राष्ट्रपति हटा सकता है, तो महान्यायवादी को हटा सकता है, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटा नहीं सकता है। हटाने की प्रक्रिया वही है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हटाया जाता है। इस वजह से ये ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, जितने घोटाले उजागर करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी यानी कमेटी द्वारा गठित करके ये जांच पड़ताल करके ये सब उजागर करता है। ठीक है, तो विनोद राय के समय आपने देखा होगा कितने घोटाले का उजागर हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये चीजें याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तृतीय, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ हो जाएगी, विभिन्न। अब यहाँ पर विभिन्न जो पदाधिकारी हैं जितने ये हैं, तो ये विभिन्न पदाधिकारी हैं, इनकी शपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो शपथ ग्रहण हो जाएगा। अब देखो 4 वाला जो है, 4 वाला कभी कभी 4 वाला भी पूछ दिया जाता है ना, ऐसा नहीं कि 4 वाला पूछा नहीं गया। 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। इसमें क्या है, राज्यसभा की सीटें, देखो राज्यसभा की सीटें जो हैं इनका आवंटन दिया है। अब राज्यसभा की सीटें अपने यहाँ मालूम ही है कि कितनी है, 252। अब उनको राज्यसभा की सीटों कैसे आवंटन होता है इसका सब बताया है। इससे देखो प्राचीन काल में जिस समय हम लोग वैदिक काल पढ़े थे तो इसे अपर हाउस बोलते हैं, इसका कभी विघटन नहीं होता है, ये याद रखना। 6 साल बाद यानी कि कैंडिडेट पुनः नॉमिनेट होते हैं, तो ये चीज याद रखना, कभी विघटन ना होने वाली वो है राज्यसभा। और इसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद होती हैं, और उसमें तो एक यानी कि जो भी विधान परिषद बनती है वो राज्यों का और सब मिलकर जब ये गठन होता है, अगर ये हटाई जाएगी कैसे समाप्त की जाती है, तब राज्यों का लिखित वहाँ पर पहुँचता है, तब उसको यानी कि समाप्त कर दिए, विघटन नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, वो भी बताएंगे। वो उसको देखो एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ राज्यसभा है और लोकसभा है। ठीक है, तो लोकसभा की बात नहीं की गई, राज्यसभा की बात की गई यहाँ। ठीक है, तो ये सीटों का आवंटन हो गया। 5वें में देखो एक चीज और है कि 5वें में SC ST वाला वही आ जाता है। 5वें में अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात करता है, यानी कि SC और ST के प्रशासन की बात इसमें करेंगे। तो
तो ये 5वें में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। जैसे कि 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहां पर देखो क्या 6वीं में दिया है असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, यानी कि इन क्षेत्रों की बात करेगी। मिजोरम है, मिजोरम, तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। ये मतलब पिछड़े राज्य थे, और ये कहा जाए कि वास्तव में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के विशेष तौर पर यहाँ पर ज़्यादा, यानी कि कभी कभी क्या है विद्रोह हो जाते थे, तो इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है प्रशासन के विषय में। फिर इसके बाद देखो जनजाति प्रशासन कैसे, क्या यहाँ पर होगा क्या नहीं होगा। फिर 7वीं में देखो, 7वीं अनुसूची में यहाँ पर 3 अनुसूचियाँ थीं। संघ सूची, देखो ध्यान देना कि संघ सूची क्या थी यह भी बताया गया। राज सूची क्या है, राज सूची ये बताया गया है। समवर्ती सूची क्या है, इसके विषय में समवर्ती, तो समवर्ती सूची इसके विषय में बताया। देखो संघ सूची में क्या है, राज सूची में क्या है, समवर्ती में क्या है। जैसे परिवार नियोजन ये इसी में आ जाए, जनसंख्या नगरीकरण इसी में आ जाता है ना। संघ सूची में क्या क्या है ये सब बताएं। जैसे आज हमारे यहाँ जो गैस है, पेट्रोलियम है ना, और जितनी मतलब वैसी चीज़ें हैं, रेलवे है, तो ये सब किसमें संघ सूची में आ जाएंगे, ठीक है। आईएसपी से संघ सूची का विषय हो जाएगा, ठीक है। और स्टेट वाला कौन हो जाएगा, जैसे यूपी पीसेस है ये इसमें आ जाएगा, पुलिस अपने यहाँ की इसमें आ जाएगी, राज सूची में आ जाएगी, ठीक है। पर्यावरण किस में आएगा, समवर्ती सूची में आ जाएगा। तो ये सब सूचियाँ दिया गया है, कुछ ना कुछ इनका मतलब होता है, ऐसा नहीं हो, इससे प्रश्न भी बनते हैं। अब देखो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची आपने देखा हो कई बार पूछा गया संविधान में। 8वीं ये भाषाओं से उल्लेख किया गया है। 8वीं में क्या किया गया, भाषा, तो ये भाषाओं से संबंधित है। हमारी 8वीं सूची काय से, तो भाषाओं से है। अब 9वीं में क्या है, भूमि सुधार दिया गया है। इसमें भूमि सुधार की बात 9वीं में किया गया था, ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची भी बहुत पूछी जाती है, भूमि सुधार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा। 10वीं अनुसूची क्या है, ये दल बदल से है, दल और बदल। दल बदल से किस कौन अनुसूची है, तो तुरंत लगा दें 10वीं है। अब ये कब जोड़ी गई, तो 1985 में जोड़ी गई थी। अब इस समय कौन पीएम कौन था, तो राजीव गांधी के समय है। किस समय, राजीव गांधी की। अब देखो 11 और 12 ये पीवी नरसिम्हा राव के समय थी। किसके समय, पीवी नरसिम्हा राव के समय थी। तो 11 ये ग्रामीण क्षेत्र से हो जाएगी, यानी ग्रामीण पंचायत वाला जो चुनाव आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्र से हो जाएगा। तो ये देखो 11वीं बहुत पूछी गई है, 12वीं भी। तो 11वीं अनुसूची ये पंचायती चुनाव से है, पंचायती चुनाव से, ठीक है, पंचायती चुनाव, ये पंचायती चुनाव से हो जाएगा। और ये नगर निगम, नगरी चुनाव, नगरी चुनाव यानी कि नगर पालिका वही सब चीज आ जाएंगे। मेयर एयर किस में आते हैं, ये 12वीं में आते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते रहिए, और कारण ये अनुसूचियों से एक प्रश्न तो 100% रख ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी देखिए, है ना। अब जैसे कि कहीं कहीं पूछ दिया दे आपात उपवन किस में है, तो आर्टिकल 352 में है, ठीक है, यह भी बहुत पूछा जाता। अब इसके बाद देखो क्या हमें देखना है। अब जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम दोगे, अब उत्तर प्रदेश का एग्जाम दोगे तो पूछ देंगे कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए 4 राज्य। जैसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के पहले, पॉपुलेशन देखिए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से 4 जिले बताएं। तो अब यहां पर देखो एक सूत्र हमने बताएं आपको, कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो एक सूत्र है आपका, जैसे गुख तुसल, देखे जैसे कि यहां पर सबसे नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, इलाहाबाद, मु
यानी कि मुरादाबाद। मुरादाबाद देखो एक एक सूत्र लिखे दे रहा है, ई मुगाल, ई मुगाल। तो देखो इलाहाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, इसके बाद कौन हो जाएगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? आजमगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आजमगढ़ हो जाएगा। आजमगढ़ हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। तो ये तो यानी कि जिले की बात हो गई, पूरे जिले की बात। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इलाहाबाद है। अब नगरी की बात करेंगे कि नगर क्षेत्र, नगरी जनसंख्या, नगरी पॉपुलेशन की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से 4 जिले, 4 का 2 जिले, 3 जिले रखो, ज्यादा मत करो क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाए। 3 जिले बताइए बस, 3 जिले। आप देखो नगरी की बात करेंगे तो 3 जिले की अगर बात करेंगे तो कौन हो जाए नंबर 1 पर? नंबर 1 पर हो जाएगा गाजियाबाद। नंबर 2 पे कौन हो जाएगा? लखनऊ। और नंबर 3 पे कौन हो जाएगा? कानपुर। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। नगरी में आए तो गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व की बात भी करते हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका हो गया? तो गाजियाबाद। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद कौन है? तो लखनऊ हो जाएगा। नहीं सॉरी सॉरी, गाजियाबाद के बाद बनारस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। और बनारस के बाद कौन हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ के बाद कौन हो जाएगा? कानपुर। कानपुर देखो इतना ही पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर, ये चीज हो गई। अब यही चीज अगर ये पूछ दिया, देखो जनसंख्या घनत्व में ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यही आता कि साक्षरता में अगर पूछा जाता, देखो ध्यान देना इस जगह, साक्षरता अगर यूपी में साक्षरता पूछी जाए तो क्या करेंगे? नंबर 1 पे कौन हो जाएगा? देखो यूपी में साक्षरता, देखो ध्यान देना, यहां पर लिखे दे रहे हैं, नहीं तो वहां आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। यूपी में साक्षरता, अब साक्षरता की दृष्टि से यूपी में जिले बताएं कौन कौन से हैं? सबसे नंबर 1 तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के बाद कौन हो जाएगा? कानपुर नगर। कानपुर नगर के बाद कौन हो जाएगा? औरैया हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? इटावा हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं जनसंख्या यानी कि वो साक्षरता की बात है। अब देखो सर्वाधिक साक्षरता तो ये हो गई। अब सबसे कम साक्षरता वाले, ये भी याद रखना कि सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो याद रखना श्रावस्ती है सबसे कम, सबसे कम साक्षरता। तो यहां सबसे कम में कौन हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो श्रावस्ती हो जाएगा। फिर बलरामपुर हो जाएगा। फिर बहराइच हो जाएगा। तो देखो श्रावस्ती आज भी साक्षरता में यानी किसी समय बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो यहाँ अप डाउन होता रहता, कभी यहाँ बहराइच आ जाता, कभी ये बलरामपुर आ जाता। तो यहाँ पर अभी यही चीज चल रही है, मेन पूछा जाएगा यही। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद बदायूं है, तब रामपुर है। फिर कौन आ जाएगा? बदायूं आ जाएगा। फिर रामपुर आ जाएगा। ठीक है। तो एक चीज तुम जान लो कि प्राचीन काल में, देखो ध्यान रखना इस समय, प्राचीन काल में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला कौन था? श्रावस्ती था। अब श्रावस्ती प्राचीन काल में सबसे ज्यादा क्यों था? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे।
वो कहाँ की राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। ये कहाँ की राजधानी थी? तो ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता थी, लेकिन आज देखा जाए वर्तमान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये श्रावस्ती है। जिस तरीके से भारत में देखो, भारत में देखो तो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? सभी को मालूम होगा, केरल है। केरल के बाद कहाँ है? तो मिजोरम है। ठीक है, तो देखो केरल है, मिजोरम है, लेकिन यहां पर सबसे कम, अगर सबसे कम पूछी जाती भारत में तो कहां पर है? तब देखो बिहार है। कहां पर है सबसे कम? तो बिहार है। तो वास्तव में आज रेशियो अगर देखा जाए बिहार में, तो साक्षरता जरूर कम है, लेकिन बुद्धिजीवी व्यक्ति बिहार से बहुत हुए हैं। कारण ये है कि वास्तव में बिहार एक ऐसा राज्य था जहाँ पर जमींदारी उन्मूलन नहीं हुआ। जो गरीब है आज भी बहुत गरीब है, जो अमीर है तो बहुत अमीर है। तो कारण ये कुछ लोग तो बेचारे खाने के लिए वहाँ परेशान होते हैं। तो देखा होगा बिहार के लोग हर जगह आपको मिलेंगे। भारत का ऐसा कोना नहीं जहाँ बिहार के लोग ना मिले। लेकिन बिहार में ये कहो कि साक्षरता कम है तो लोग वहाँ कम सिलेक्शन पाते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पाते हैं, ये चीज़ जान लो। तो बिहार में आज वास्तव में जो गांधी ने 1942 में कहा था, डू एंड डाई, करो मरो, जहाँ पर बहुत गरीबी होती है, तो वहाँ आपने देखा होगा कि ऐसे लोग बिल्कुल करो मरो वाली रणनीति अपनाकर सिलेक्शन पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि इस तरीके से देखो ये भी पूछा जाता है। और आपको ये भी बता दिए। अब दूसरी सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये जरूर आएगा क्वेश्चन, ये प्रश्न पक्का है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। अब यहाँ पर जैसे यहाँ गौतम बुद्ध नगर दिया जाएगा, औरैया दिया जाएगा, कानपुर नगर दिया जाएगा, इटावा दिया जाएगा, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश महिला साक्षरता अगर पूछा जाए तो कानपुर नगर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कानपुर नगर लगाएंगे। और यही अगर भारत की बात करता कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा, महिला की बात करें अगर, किसकी? महिला की बात करता, तो केरल ही लगाते। क्या लगाते? केरल लगाते, तब मिजोरम लगाते। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, तो कैसे प्रश्न बन रहे हैं यही चीजें। और सबसे कम देखो एक चीज और है, उत्तर प्रदेश में देखो 3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। देखो सबसे कम साक्षरता वाला, सबसे कम सा जिला। अब ये पूछा जाए तो श्रावस्ती लगाएंगे। क्या लगाएंगे? श्रावस्ती। अब यही पूछा है सबसे कम महिला लगाते, सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश में, यूपी की बात कर रहे हैं हम, तब भी क्या लगाते? श्रावस्ती लगाते। अगर सबसे कम पुरुष, अब देखो यहां पर ध्यान देना, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला अगर पूछा जाता, पुरुष साक्षरता वाला, तब भी श्रावस्ती लगाते। तो श्रावस्ती देखो 3 टाइप से पूछा जा सकता है। सबसे कम उत्तर प्रदेश साक्षरता, तब भी श्रावस्ती। सबसे कम महिला साक्षरता, तब भी श्रावस्ती। सबसे कम पुरुष साक्षरता, तब भी श्रावस्ती। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम पढ़ने की रणनीति बता रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि 1857 की क्रांति की बात कर लें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाएगा। जब 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे तो एक पहले दिमाग में फ्रेमिंग बनाओ कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था। तो बैरकपुर, बैरकपुर से कहाँ गया? मेरठ, मेरठ से कहाँ गया? दिल्ली,
दिल्ली से कहाँ गया? लखनऊ। लखनऊ से कहाँ आया? कानपुर। और कानपुर से कहाँ गया? झांसी। झांसी और झांसी से फिर इलाहाबाद, फिर बनारस। बनारस के बाद कहाँ गया? बरेली, गाजीपुर। बरेली के बाद आरा, यानी कि बिहार। ठीक, तो देखो सीक्वेंस ये अगर आप याद रखेंगे तब आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बैरकपुर से विद्रोह की स्टार्टिंग हुई थी। सैनिक विद्रोह का रूप यहाँ पर लिया था मेरठ में, और दिल्ली में जिस समय पहुंचा है तो उस समय मुगल बादशाह पूछा जाए कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे हम जफर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जफर के नाम से। लखनऊ में पहुंचा बेगम हजरत महल। कौन कौन थी? बेगम हजरत महल थी, इन्होंने नेतृत्व संभाला। कानपुर में नाना साहब, नाना साहब जिन्हें हम धोंदू पंत कहते हैं। क्या? धोंदू पंत, धोंदू पंत कहते हैं। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में देखो, इलाहाबाद और बनारस ये दोनों जो आंदोलन है कोई खास नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको एक आंदोलन बताएं, आरा बरेली भी, यहाँ खान बहादुर खान ने, खान बहादुर, यहाँ खान बहादुर था। और यहाँ आरा वाला पूछा जाता है। आरा वाला जो पूछा जाता है, कारण ये जो कुंवर सिंह थे तो इन्होंने यानी कि लड़ते हुए अपनी एक बाँ, जब गोली लग जाती तो बाँ तक काट दी थी कुंवर सिंह। ठीक है, तो ये आरा वाला आंदोलन वास्तव में यहाँ भी अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, और ये कहा जाए बहादुर शाह ने तो अपने यानी कि 2 बेटे 2 पोते खो दिए थे। ठीक है, इन्हें यहीं से मुगल वंश समाप्त होता है, इनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। लक्ष्मीबाई को किस वजह से? लक्ष्मीबाई वास्तव में अंग्रेजों ने जिस समय लक्ष्मीबाई से युद्ध की प्लानिंग बनाई थी, उस समय ये कह दिया था कि आज की जो लड़ाई होगी, अंतिम लड़ाई होगी, हो सकता है कि यहाँ कोई बच के ना जा पाए और सब मारे जाएं। तो ये तक कह दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि झांसी की रानी जो लड़ी बहुत जबरदस्त, यानी कि अगर झांसी की रानी सिंधिया साथ दे देते तो हो सकता हम लोग 1857 में आज़ादी पा जाते। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर है, इसने कह दिया था कि आज की क्रांति में बस एक लोग अगर साथ ना मिले तब तो हम लोग विजय हो जाएंगे, अगर मिल गए तो गड़बड़। तो उन्हें लालच प्रलोभन देकर अपने तरफ मिला लिया गया। और मित्रों याद रखना, जनरल हुरोज से जब युद्ध करते हुए मारी गई तो उनके भी छक्के छुड़ा दिए। तो जिस समय किले से कूदते हैं घोड़े लेके, तो ये कहा जाता खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी, यानी गिरने के बाद उठ के फिर भी अंग्रेजों कई को मार दिया था। यानी कि अंग्रेज ये पस्त कर दिया, लेकिन चारों तरफ से जब घायल कोई व्यक्ति होता, चारों तरफ से घिर चुकी थी, इस वजह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई झांसी की रानी लड़ते हुए। और अंग्रेज जो जनरल हुरोज था उसने उनको सलूट मारा था कि अकेली ऐसी महिला मर्द थी जिसने हम लोगों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, तो जब पढ़ाया जाए सीक्वेंस में तब फिर बहुत अच्छे से होगा। अब जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होंगे, देखो कांग्रेस के अधिवेशन, तो कांग्रेस के जब अधिवेशन होंगे तो यहाँ पर ध्यान देना आपको थोड़ा सा। जैसे एक सूत्र याद रखना, जैसे बीसी एमए बीसी, इतना याद रखना। तो पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बंबई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। दूसरा कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। चौथा कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। पांचवा कहाँ हुआ? फिर बंबई में हुआ। और छठा कहाँ हुआ?
कलकत्ता में हुआ। ठीक, देखो इतने तो अधिवेशन ये क्रम में याद रखना। फिर इसके बाद हम बता दें कौन कौन पढ़ना है। 1901 वाला पढ़ना है। ठीक, फिर इसके बाद 1906 वाला पढ़ना है। फिर 1907 वाला पढ़ना है। फिर इसके बाद 1907 के बाद 1910, 1912 वाला पढ़ लेना, 1916 वाला, 1917 वाला, 17 के बाद 1920 वाला, 1920 के बाद 1923 नहीं इम्पॉर्टेंट 24, और 1924 बाद 1925 पढ़ना आपको है। ठीक, देखो 1925 बहुत पूछा जाता है, ये भी अभी बताएंगे आपको। देखो 26, 27, 28, 1929 वाला पढ़ना है, 1931 वाला पढ़ना है, 1931 बाद 31, 35, 36, 1936 वाला पढ़ना है, और 1938 वाला पढ़ना है, और 1939 वाला पढ़ना है, 1940 यानी कि ये 5 साल रहे एक ही व्यक्ति, ये पढ़ना है। फिर इसके बाद 1940 से 45, फिर 1947, देखो 1946 भी बता देंगे। अब मित्रों बताओ, इतनी देर 10 मिनट में तुम्हारा पूरा कांग्रेस अधिवेशन ही हम समाप्त कर देंगे। लोग पढ़ते हैं 4-4 दिन, हम 10 मिनट में समाप्त करते हैं अभी इसको। ठीक, अब इसमें देखो 10 मिनट में कैसे हो जाएगा। 1 मिनट रुको। देखो बंबई वाला पूछा जाता है। बंबई वाला जब पूछा जाए तो WC बनर्जी ये लगा के आएंगे। ठीक, कलकत्ता वाला दादा भाई नौरोजी, यहां दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। यहां पर बदरुद्दीन तैयब जी, दीन तैयब जी हो जाएंगे। यहां पर जॉर्ज यूले हो जाएंगे। देखो अब यहां पर पहले कौन कांग्रेस का अध्यक्ष थे? WC बनर्जी, बहुत पूछा है। दूसरे के दादा भाई नौरोजी, तीसरे मुस्लिम, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अंग्रेज कौन बना? तो जॉर्ज यूले। बस इतना, ये 4 याद रखना यहां पर। फिर इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1901 में लिया था। गांधी जी ने जब 1901 में लिया था तो कहां थे? दक्षिण अफ्रीका से आके भाग लेकर चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। 1906 में, देखो 1906 में जब ये पूछा जाता, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो यहां पर दादा भाई नौरोजी थे। यहां स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। लेकिन एक 1905 वाला भी तो छूट गया। 1905 और देख लो, ये कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अब जब ये कलकत्ता में जो अधिवेशन हो रहा था तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब भारत विभाजन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। 6 में स्वराज शब्द जुड़ गया। 1907 में यानी कि गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। और यहाँ की अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष कर रहे थे। बोस मत लगा देना, ये बहुत पूछा जाता है, तो घोष लगाएंगे। ठीक है, फिर 1912, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। 1916 पूछा जाता। 1916 क्यों है? 1916 इस वजह से पूछा जाता है कि 1916 में क्या हुआ था? जब गरम दल नरम दल दोनों फिर एक हुए और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में आ चुके थे और कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। यहां पर अमकाचरण माजुमदार था। कौन? अमकाचरण माजुमदार ने अध्यक्षता की थी। और यहां पर गरम दल नरम दल जब एक होते तो पहल किसने की थी? तिलक ने। समर्थन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। यहीं पर राजकुमार शुक्ल यानी कि बिहार से आए थे मिलने, और उन्होंने ये कहा था कि बिहार में एक ऐसी पद्धति चल रही है, गांधी जी से कहा कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नील की खेती अनिवार्य था 3/4 में। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे कि नील का उत्पादन
अब होता क्या, कम हो रहा था और वो लागत बहुत ज़्यादा थी, तो किसान दिन पर दिन कर्ज ले रहा था। किससे ले रहा था? अंग्रेजों से। तो वो क्या कर रहा था कि उनका जो है गुलाम बनता जा रहा था, और इस यही कारण कि आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। तब उनने जब पहल की, यानी कि पक्ष रखा, तो उनने चंपारण आंदोलन शुरुआत की 1917 में, और सफल हुआ। और 1917, देखो 1917 इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार किसी विदेशी, यानी कि आयरलैंड की महिला, यानी कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारत की पहली महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो एनी बेसेंट को लगाएंगे तो एनी बेसेंट हो जाएगी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। कब भारत आई? 1893 में आई थी। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए थे? 1893 में गए थे। विवेकानंद शिकागो कब गए? 1893। 3 क्वेश्चन बने, तो ये चीज याद रखना। और यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि 4 क्वेश्चन। फिर 1920 वाला असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ये 1920 में। अब 1920 ये कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित होता है। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। 1924 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1924 में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 में। तो 1924 में गांधी जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यानी कि मां अध्यक्ष एक बार बने, भाग इनने जरूर लिया 3 बार, लेकिन अध्यक्ष एक बार। तो ये चीज याद रखना। दूसरी चीज 1925 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रथम बार किसी भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो सरोजिनी नायडू बनी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। यह भी बहुत पूछा जाता है। फिर 1929 यहाँ पर देखो, जवाहरलाल नेहरू थे, और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो 1929 अधिवेशन में। और ये कहाँ हो रहा था? तो लाहौर में हो रहा था। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद ये कराची में हुआ था। 1931 वाला कहाँ हुआ था? कराची में। तो कराची में देखो 1931 में अधिवेशन हो रहा था, और इसी जगह, यानी कि कहा जाए कराची अधिवेशन में मूल कर्तव्य अपनाए गए थे। ठीक है। यहीं पर तो मूल अधिकार, यहाँ की ये बात करिए, मूल अधिकार की बात, यहाँ कराची मूल अधिकार। ठीक। तो कराची अधिवेशन में यहीं पर गांधी ने भाग लिया, और गांधी इरविन समझौता यहीं पर होता है कराची अधिवेशन में। ये 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता भी यहाँ होता है। ये चीज याद रखना। ये कराची में अधिवेशन हुआ, और 29 वाला लाहौर में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पटेल थे। तो ये चीज याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद 1936 वाला, ये गांव में अधिवेशन हुआ था। यहाँ की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये गांव में हुआ था। ठीक है। तो ये भी बहुत पूछा। 1938 वाला, अब ये जो है हरपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरपुरा में हुआ था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात में। बहुत पूछा जाता है, तो ये याद रखना। अब 1939 ये कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था। अब कोई पूछे त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में है। ये जबलपुर में। ये दोनों कहाँ? एमपी में। तो त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ 1939 में, तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ चुनाव लड़े थे। और यहाँ पर देखो 2 लोगों को चुनाव हो रहा है। यहाँ पट्टाभ सीतारमैया को गांधी जी ने खड़ा किया, कहा इनकी हार मेरी हार होगी। इसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था, और तब हरा दिया तो मित्रों याद रखना, सुभाष चंद्र गांधी के सम्मान करते थे, इसी वजह उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता, यानी कि अध्यक्ष होते हैं त्यागपत्र देने के बाद। और कहा जाए उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये पूछा जाता है। और 1940 से 45 तक लगातार, यानी कि 5 साल तक, यहाँ पर अबुल कलाम आजाद जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, यानी 40 चुने गए, 45 तक रहे। तो ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है। 1946 वाला जवाहरलाल नेहरू। 1947 तो जेबी कृपलानी, यानी कि जेबी कृपलानी, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी को मित्रों लगा के आना।
और ये सुचेता कृपलानी के पति थे, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वो उत्तर प्रदेश की नहीं, सुचेता कृपलानी, पूरे भारत में देखा जाए तो पहली महिला सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। किसकी मतलब पत्नी थी? तो जेबी कृपलानी की। जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, तो वही अध्यक्ष थे। ठीक, तो आज मित्रों इतना ही रखते हैं। क्लास तो अभी अगर हम चाहें तो भी 2-3 घंटा और ले सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग बोर होंगे, बहुत लंबी क्लास हो गई है। और कल भी इसी तरीके से क्लास होगी मित्रों। ये पुलिस कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग ईमानदारी से लग जाइए। पुलिस तो आपको बिल्कुल चुटकियों में निकलवा देंगे, बस आप लोग ईमानदारी से लगे रहिए, ठीक है, और अपना काम करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में पुनः फिर। ठीक, इसी तरीके से ज़बरदस्त क्लासें आप लोगों के बीच में आएंगी, जो कि संपूर्ण क्लासें होंगी। यहाँ से जीएस में आपने देखा होगा, उठा के देख लेना कि जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से कितने प्रश्न आए हैं। और अभी इतिहास तो हम ऐसा बताएंगे, इतिहास है, पॉलिटी है, करंट है, आपकी जनसंख्या नगरीकरण, सारी चीज़ें बहुत अच्छी करवाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जनसंख्या नगरीकरण भी पढ़ते रहना, चूँकि स्टेट का ये एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ना तो भारत का देखो 2 है ज्योग्राफी में, वर्ल्ड का और भारत का, तो भारत की ज्योग्राफी से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। अभी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो 3 नदियाँ। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती मित्रों। कितनी? 3 नदियाँ। तो 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सूत्र से ज़्यादा पढ़ो। तो यहाँ पर एक नाम लिखो, सोनम। तो यहाँ पर सोन नदी हो जाएगी। कौन नदी हो जाएगी? सोन नदी हो जाएगी। नर्मदा, और कौन हो जाएगी? सोनम। ना से नर्मदा हो जाएगी, नर्मदा नदी हो जाएगी। माँ से माही नदी हो जाएगी, माही नदी। तो इस तरीके से कोडिंग बनाते रहो। अभी हम लोग कोडिंग की चर्चा करेंगे, बहुत सी कोडिंगें हैं, तो कोडिंग की चर्चा करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा, जब हमने अभी पढ़ाया था तो गुक तुशल। अब जैसे दिल्ली सल्तनत काल डालेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत काल डाला हमने और हमने ये डाल दिया गुक तुशल, तो कितने वंश आए? तो मात्र 5 वंश आए थे। कौन कौन आया? गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया और सैयद वंश आया, लोधी वंश आया। अब यहां पर कोई पूछ दे सबसे ज्यादा समय किसका रहा, तो एक मोबाइल नंबर बता रहे, वो याद रखना, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, या 90, ठीक, 30, 94, नहीं 84 है, 84, 30 है ना, 94, 37, 75। अब कभी भूलोगे, सबसे कम शासन खिलजी वंश का रहा। सबसे ज्यादा किसका रहा? तो यहाँ 84 है, याद रखना 84। सबसे ज्यादा किसका रहा? तो तुगलक 94 है। ठीक है, दूसरे नंबर पर गुलाम वंश का, तीसरे नंबर पर लोधी वंश का, चौथे नंबर पर सैयद वंश और सबसे कम खिलजी वंश। अब चाहे जैसे पूछो, देखो ये जैसे फ्रेमिंग याद है तो आप फिर क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस बार आप लोग जरूर खाकी वर्दी ले लें। जो लोग चूके हैं इस बार मत चूकना। ठीक है, तो मिलते हैं कल पुनः फिर।